हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन क्रैक नाउ पे मैं जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, बीपीएससी मेंस डेली आंसर राइटिंग सीरीज में हम आपके सामने डेली एक क्वेश्चन लेके आते हैं, जिसमें उस क्वेश्चन का आउटलाइन और आउटलुक हम बताते हैं कि कैसे आप क्वेश्चन को क्या इनपुट प्रोवाइड कर सकते हो, कैसे अपने आंसर को कॉन्क्रीट बना सकते हो जब आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी संख्या में आप लोग अपने आंसर लिख के भेज रहे हो। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया रहता है, आप उससे जुड़कर अपने आंसर को सबमिट कर सकते हो। विद इन 72 आवर्स आपको आपका रिव्यू मिल जाएगा। तो ये जो प्रोग्राम हमारा है फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। आप अपने आंसर लिखकर दिए गए टेलीग्राम लिंक पर अपने आंसर भेज सकते हो। तो आइए इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पे आकर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमें भी एक उत्साह मिलता रहे इस प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करने के लिए। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है, फिर क्वेश्चन के आउटलाइन को हम देखते हैं। क्वेश्चन आपका रीजनल क्वेश्चन है। बिहार में कृषि क्षेत्र की संरचना और विकास का विश्लेषण करें, इसके सामने प्रमुख चुनौतियां क्या हैं उसको आपको बताना है। तो क्वेश्चन का अगर हम इसको फ्रेगमेंट करते हैं तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें कृषि क्षेत्र की जो संरचना है बिहार की उसको हमें बताना है, और विकास किस प्रकार से इसमें हुआ है उसको हम बताएंगे, और चुनौतियां क्या इसकी हैं। तो तीन इसका एक मेजर पॉइंट है जिसे हम डिस्कस करते हैं। तो अगर हम बात करें हाल के दिनों की, तो हाल के दिनों में काफी बदलाव हुए हैं, खास करके उत्पादकता में सुधार को लेकर और फसल की जो बढ़ती पैदावार है उसके संदर्भ में विभिन्न जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है और राज्य की जो अपनी स्कीम्स हैं उसके माध्यम से कृषि क्षेत्र में विकास हुआ है, जिसमें उसमें उत्पादकता में सुधार हुआ है और फसल की जो पैदावार है उसमें वृद्धि हुई है। अगर हम इसके वृद्धि को देखें तो कृषि के कुल जो इसका राज्य में सकल घरेलू उत्पाद है उसमें कृषि का जो हिस्सा है वह लगभग 22% का आता है। तो अगर आप फैक्चुअली रूप से करेक्ट हैं तभी इस डाटा को प्रोवाइड कीजिएगा, जब आपके पास डाटा कंकरेंट हो। अदरवाइज डाटा इसमें यूज करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो जीएसडीपी आपकी है उसमें कृषि क्षेत्र की जो भूमिका है वह लगभग 22% की है। और वर्तमान समय में देखें तो इस उपलब्धि के साथ साथ कई सारी चुनौतियां भी देखने को मिलती हैं, जिसमें हमें निरंतर विकास के लिए और साथ ही निरंतर विकास के साथ साथ इसको और आगे बढ़ाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सबसे अगर हम चुनौतियों की बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर उभर कर आती है, जिसको होता है भूमि विखंडन के रूप में। पहली चुनौती आती है कृषि क्षेत्र में चुनौती। तो बिहार के संदर्भ में जो पहली चुनौती है वह कृषि के विखंडन, जो कृषि के भूमि के विखंडन के रूप में दिखाई देती है। विखंडन के रूप में दिखाई देती है। तो यह विखंडन किस रूप में है? तो यहाँ पर जो एक औसत भूमि का जो आकार है वह बहुत छोटा है। जब औसत भूमि का आकार छोटा होगा तो वहाँ पे जो तकनीकी टूल्स हैं वह इस्तेमाल करने में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी, और जो उत्पादकता है उस पर असर पड़ेगा, भूमि में जो पैदावार है वह कम होगी। तो जो भूमि विखंडन है उसके कारण जो यहाँ का जोत है, औसत जोत, वह छोटा है, और इसमें जो आधुनिक तकनीकी और प्रौद्योगिकियाँ है उसको अपनाना मुश्किल होता है। इसके अलावा ऋण संबंधी अपनी जो चुनौतियां हैं कि आसानी से कृषकों को ऋण नहीं मिलता, साथ ही भंडारण की सुविधाएं और बाजार तक जो पहुंच है उसमें चुनौती देखने को मिलती है। चूंकि यहाँ का जो कृषक वर्ग है, और हम बिहार के संदर्भ में नहीं पूरे भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो अधिकतर कृषक वर्ग जो है वह कृषि संबंधी जो वित्त होता है ऋण के लिए बैंकों से इतना हैबिचुअल नहीं होता, तो उसे वहाँ पे समस्या फेस करनी पड़ती है। तमाम जो कागजी कार्रवाई होती है उससे वह गुजरना जो होता है काफ़ी मुश्किल फेस होता है। इसीलिए गांव के जो ग्रामीण साहूकार होते हैं उनसे वह ऋण लेकर उस ट्रैप में फंसता चला जाता है। तो यहाँ पर यह समस्या जो है ऋण के तौर पर, भंडारण की सुविधा के तौर पर और बाजारों की पहुँच तक के तौर पर यह समस्याएं देखने को मिलती हैं।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो यह क्षेत्र जो है वह वर्षा पर आधारित कृषि के लिए जाना जाता है। तो सिंचित जो क्षेत्र है वह काफी कम है। सिंचाई का यहाँ पर लगभग 43% भाग जो है वह सिंचाई के माध्यम से उत्पादन करता है। तो वर्षा की अनियमितता भी होती है और कृषक जो होता है पूरी तरह वर्षा पर निर्भर होता है, जिससे जो चुनौती होती है वह उत्पन्न होती है इस रूप में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो श्रम गहन क्षमता है वह ज़्यादा होता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम होती है। तो यह समस्या भी यहाँ देखने को मिलती है। तो यह बेसिकली हमने जो अभी वर्तमान समय में सरकार के प्रयास द्वारा जो उपलब्धता हासिल की गई है, जिसमें पैदावार देखने को मिली है, और जो राष्ट्रीय बीमा फसल योजना और राष्ट्रीय तौर पर साथ ही साथ जो रीजनल तौर पर जो कृषि संबंधी योजनाएं हैं उसका लाभ कुछ किसान उठा पा रहे हैं, लेकिन संपूर्ण कृषक वर्ग इसमें शामिल नहीं हो पाया है। सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर सकती है? तो सरकार इसके लिए प्रशिक्षण और इनके लिए जो कृषि मित्र जो वर्तमान समय में एप्लीकेशंस होते हैं उसके माध्यम से इनसे जोड़कर और इनको इसके संबंध में जानकारी प्रोवाइड कर सकती है। तो ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये आपका बेसिक एक पॉइंट था जिसे हमने देखा अपने कंटेंट पार्ट में और इंट्रोडक्शन में। कंक्लूजन अगर आप देखेंगे तो कंक्लूजन इस रूप में आता है कि बिहार में कृषि क्षेत्र को विपणन और मूल्य संबंधी जो चुनौतियां हैं वह फेस करनी पड़ती हैं। उचित भंडारण सुविधाओं और बाजार के बुनियादी ढांचाओं की कमी से किसान अपने उत्पादन के लिए जो उचित मूल्य है वह मुश्किल से ही प्राप्त कर पाता है। इसके अतिरिक्त मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण सुविधाओं की जो कमी का मतलब है वह यह है कि किसान अपनी फसल के लिए अधिक कीमत पाने में असमर्थ है। तो निष्कर्ष हम देखेंगे तो बिहार में कृषि क्षेत्र में हाल के वर्षों में वृद्धि देखी गई है, लेकिन चुनौतियां यहाँ बनी हुई हैं, जिसमें भूमि विखंडन, सिंचाई सुविधाओं की कमी, मशीनीकरण का निम्न स्तर और साथ ही विपणन और मूल्य संवर्धन से निपटने संबंधी जो चुनौती है वह उभरकर सामने आती है। इसके अलावा ऋण संबंधी चुनौतियां और आधुनिक कृषि तकनीक और मशीनरी का जो इस्तेमाल है, भंडारण संबंधी चुनौतियां देखने को मिलती हैं। अगर इस पर काम कर लिया जाता है तो उस क्षेत्र का जो कृषक होता है वह समृद्ध हो सकता है, और जो सरकार की योजना है किसानों की आय को दोगुना करना वह भी काफ़ी हद तक उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो यह बेसिकली एक हमारा ओवरव्यू था जिसे आप देख सकते हैं। तो आप अपने शब्दों में इस आंसर को लिखिए। ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उससे आप ज्वाइन होकर आप अपने आंसर को वहां पे सबमिट कर सकते हैं। विद इन 72 आवर्स आपको आपका रिव्यू दिया जाएगा। इसके अलावा हमारे कुछ प्रोग्राम हैं, जैसे कुछ प्लेलिस्ट हैं इस चैनल पर। आपको पॉलिटी की प्लेलिस्ट है पंकज सर द्वारा पढ़ाई गई, जो कि प्री और मेंस को ध्यान में रखकर पढ़ाई गई है। तो आपको जो क्लास है एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ ये चीजें बताई गई हैं, तो प्री और मेंस आपको एक जगह मिल जाएगा पॉलिटी के संदर्भ में। और इसके अलावा पंकज सर द्वारा बताई गई इम्तियाज अहमद की क्लास जो कि एमसीक्यू फॉर्म में होती है, और एमसीक्यू फॉर्म में यहाँ पे आपका जो डिस्कशन किया गया है उसके चारों ऑप्शन को और जो कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन है उसको यहाँ पर किया गया है। तो यह इम्तियाज अहमद की बुक बिहार के परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, तो आप इसे स्किप नहीं कर सकते। आपकी तैयारी का एक उच्च स्तर यहाँ पर हो सकता है। तो इम्तियाज अहमद की प्लेलिस्ट और साथ ही बिहार जीके कंप्लीट सीरीज, बिहार जीके कंप्लीट सीरीज, ये 3 प्लेलिस्ट ऐसी हैं जिसे आप किसी भी कीमत पर मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप इसे देखेंगे तो जीवन आसान बनाने वाली क्लास है आपकी, और आपको आपकी तैयारी का एक अच्छा स्तर यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जनरल साइंस की मेरे द्वारा कंडक्ट की गई क्लास आप देख सकते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को भी हमने हाल ही में स्टार्ट किया है, तो आप उससे जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा एक और आपके लिए सूचना, हम प्री प्लस मेंस की बिहार पीसीएस के संदर्भ में टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस जो है वह क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हमने कंप्लीट किया हुआ है। तो आप इससे जुड़ सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिस संबंधी डिटेल दी गई है, आप उस नंबर पर कांटेक्ट करके सारी डिटेल ले सकते हैं। तो ये थी हमारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। बाकी आप पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं आपसे कल एक नए क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।